अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई अभी तक का हमने जो कोर्स का पूरा सेशंस थे वो बहुत अच्छे तरीके से कवर किए हैं और हम 4th सेशन मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम अपना 5th सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइट मैनेजमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि इसका ताल्लुक ऑन साइट मैनेजमेंट से होता है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या होते हैं कि उन्हें शुरू से पता ही नहीं होता कि हमने साइट के ऊपर करना क्या है। फिर जब उनके पास केसेस आ रहे होते हैं तो उनको लगता है कि शायद ये हमारा काम ही नहीं है, जबकि असल में एज अ कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि प्रोजेक्ट के ऊपर जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो सब उन्होंने कंट्रोल करनी है, उसको प्रोड्यूस करना है और उसको यूटिलाइज भी करना है। तो अब हम इसी के बारे में जो है वो पूरा स्टडी करेंगे ताकि जो है वो किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी आपके दिमाग के अंदर ना रहे कि जब भी एज अ कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर आपको साइट के ऊपर भेजे तो आपको पहले दिन से पता हो कि मेरी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। तो आज की जो सेशन है उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहले तो अंडरस्टैंड द रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन कंस्ट्रक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा है एक्सप्लोर साइट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। और तीसरा है आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्रोजेक्ट पार्टीज कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर क्लाइंट। फिर चौथा है लर्न हाउ टू हैंडल इंस्ट्रक्शंस रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ साइट। पांचवा है रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन कंट्रोल एंड कंप्लायंस। ये बज़ाहिर आपको लग रहा है कि शायद ये बहुत आसान काम है, लेकिन इसके पीछे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर घुसना पड़ता है। पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपको जो है वो अच्छे से दिमाग के अंदर बैठा होना चाहिए कि तमाम पार्टीज़ के दरमियान क्या क्या जो है वो चीज़ें तय पाई हैं और किसकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं। जब तक आपको कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं आएगा ना, आप उसके एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं कर सकते। लिहाजा जब भी आपको मौका मिले कि आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर असाइन किए जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रखें, उसको दिमाग लगा के अच्छी तरह उसको स्टडी करें, तब आप ये तमाम काम अच्छे से कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हर समझने के हर इंजीनियर के दिमाग के अंदर होता है और ख़ास तौर पे वो इंजीनियर जो नए नए साइट के ऊपर भेज जाते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि हम साइट मैनेजमेंट में क्या देखें और कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या देखें। तो आपके लिए आज आसानी पैदा कर दी गई है। इस स्लाइड को आप अच्छे से अगर समझ लेंगे तो आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो बेसिकली एज अ कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस। सेकंड नंबर पे इंश्योर पार्टीज फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज पर कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड इन्वॉल्व डॉक्यूमेंटेशन, अप्रूवल्स, इंस्ट्रक्शंस एंड डिस्प्यूट हैंडलिंग। और फोर्थ नंबर पे है स्टार्ट आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड एंड कंटिन्यू टिल फाइनल कंप्लीशन। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी उस दिन से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन से एलओए साइन हो जाता है। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि भाई एलओए से प्रायर अवार्ड आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं और उन डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स का ताल्लुक आपकी पेमेंट के साथ होता है। अगर आपने कहीं भी सुस्ती दिखाई और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सपायर हो गया तो क्लाइंट आपकी पेमेंट होल्ड कर लेगा और फिर यकीनन एज अ कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपके ऊपर ही बात आ जाएगी कि भाई आपने इसका ख्याल क्यों नहीं रखा। इसके अलावा ऑन साइट जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बातें हो रही हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग हो रही हैं, सब चीज़ों का जो है वो आपने रिकॉर्ड रखना है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है या कॉन्फ्लिक्ट आता है या आपको कोई लेटर भी ड्राफ्ट करना है तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने क्या लेटर भेजा था, उसका क्या रेफरेंस है, जो लेटर आया था उसकी रिसीविंग आपके अंदर मौजूद है या नहीं है, इंस्ट्रक्शंस जो दी गई थी वो किसको दी गई थी, किस डेट को दी गई थी, ये सब रिकॉर्ड आपने रखने हैं। अब ये बज़ाहिर बहुत ही मुश्किल काम लगता है, लेकिन जब आप इसके अंदर घुसना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको ऐसा समझ में आ जाएगा कि भाई ये इतना मुश्किल काम भी नहीं था। हाँ, इसमें होशियारी दिखाना बहुत ज़रूरी है, आपको हर वक्त होशियार रहना है। बिल्कुल वैसे एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होता है कि हर वक्त चौकन्ना रहना है कि कोई भी लेटर जब आपके पास आए तो फ़ौरन से उसका रिस्पॉन्स जाए, फिर जिस डेट को वो लेटर आया है उस डेट को जाए, जो रेफरेंसेस उसके अंदर दिए गए हैं उन तमाम रेफरेंसेस को किल किया जाए। सही है, और आपका अपना जो लेटर का रेफरेंस है उसके अंदर मेंशन हो, फिर इस बात की पॉसिबिलिटी मुमकिन बनाना कि जो भी मेरे पास लेटर आया है उसकी रिसीविंग मेरे हाथ में हो। सही है, तो ये सब चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। तो रोल ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, मसलन अगर आप जो है वो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर की साइड पे काम कर रहे हैं तो एज अ कॉन्ट्रैक्टर के क्या क्या रोल्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर एक पार्टी भी है। अब अगर मिसाल के तौर पे आप किसी क्लाइंट के साथ भी काम करते हैं तब भी आपको ये पता होना ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उसकी क्या क्या जो है वो जिम्मेदारियाँ हैं। तो सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है, एग्जीक्यूट।
एग्जीक्यूट वर्क्स एज पर द डिज़ाइन स्पेक्स एंड टाइम शेड्यूल। दूसरे नंबर की जिम्मेदारी है सबमिट सबमिटल्स, मटेरियल, शॉप ड्राइंग्स, शेड्यूल्स। तीसरा है मेंटेन क्वालिटी, सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस। रिकॉर्ड डेली एक्टिविटीज़ एंड मैनेज रिसोर्सेज। कम्युनिकेट कम्युनिकेट विद इंजीनियर एंड क्लाइंट रेगुलरली। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपको ये सब काम देखने हैं। सही है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं, कोई भी वेरिएशन आता है, किसी तरह का कोई क्लेम बनता है, सही है, कोई जो है वो क्लाइंट की तरफ से कोई चेंज आ जाता है, आपको उस चीज़ का रिकॉर्ड रखना है। सही है, आपने सबमिटल्स बर वक्त सबमिट करवाने हैं, आपने तमाम रिकॉर्ड्स को अपने पास मेंटेन रखना है। कोई हादसा हो जाता है उसका भी रिकॉर्ड आपने मेंटेन रखना है। तो सही है, उसके अलावा आपने कम्युनिकेशन का जो टूल है वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। याद रखिए कि हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कम्युनिकेशन का एक टूल वाज़े गिवन होता है कि आपको ईमेल की सूरत में या हार्ड कॉपी की सूरत में कम्युनिकेशन होगी। ये व्हाट्सएप और एसएमएस के ज़रिए से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होती। रोल ऑफ इंजीनियर और कंसल्टेंट, यानी वो जो क्लाइंट जो है बेसिकली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तीन तरह के पार्टीज होती हैं। एक तो क्लाइंट हो गया जो कि आपको काम देता है, एक कॉन्ट्रैक्टर होगा जो कि काम करता है, और एक इंजीनियर होता है और कंसल्टेंट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्टर के काम को टेक्निकली देखता है, इंस्पेक्ट करता है। तो उसकी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? तो सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी है सुपरवाइज एंड इंस्पेक्ट वर्क टू इंश्योर कंप्लायंस। दूसरी, अप्रूव सबमिटल्स एंड शॉप ड्राइंग। थर्ड, इशू साइट इंस्ट्रक्शंस एंड क्लैरिफिकेशंस। Fourth, certify interim and final payments. Or fifth, handle variations, orders, delays and claim impartially if required by contract. ये सब इंजीनियर की जिम्मेदारियां हैं। उसने पूरे काम को जो है वो अच्छे से टेक्निकली तौर पर इंस्पेक्ट करना। अगर आप कंसल्टेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है ना, तो आपको तो बहुत ज़्यादा फिर जो है वो अच्छे से पूरा कॉन्ट्रैक्ट को पता होना चाहिए, क्योंकि अब आपने उसकी क्वालिटी इंश्योर करानी है और एम्प्लॉयर जो है वो सबसे पहले आपको पकड़ेगा अगर कहीं भी कोई लैगिंग हो गई। सही है, तो अगर आपके पास कोई अप्रूवल आया, कोई सबमिटल आया, तो आप इतने टेक्निकली जो है वो साउंड होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस सबमिटल को मैंने कहाँ भेजना है या मैंने कैसे अप्रूव करवाना है। सही है, फिर आपने जो साइट इंस्ट्रक्शंस हैं वो साथ साथ देनी है। आपके पास कोई RFI आती है, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन या रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आपने उसकी क्लैरिफिकेशन देनी है। फिर जो पेमेंट्स आएंगी वो भी आपने सर्टिफाई करनी है। अब उसका खास ड्यूरेशन होता है कि विद इन द 15 डेज या विद इन द 45 डेज आपने जो है वो पेमेंट सर्टिफाई करनी है। लिहाजा आपको आप टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड होने चाहिए ताकि आप वो पेमेंट बर वक्त जो है वो प्रोसेस कर सकें। फिर आपने वेरिएशंस हैंडल करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बोन ऑफ कंटेंशन जो बनता है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट और कंसल्टेंट के दौरान, वो वेरिएशन है। सही है, तो आप अगर आप टेक्निकली तौर पे साउंड होंगे तो आपके लिए वो वेरिएशन जो है वो हैंडल करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। डिलेज अगर हो रहे हैं तो आप फ़ौरन से लेटर लिख के भेजेंगे कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई डिले हो गए हैं। अगर आपने बर वक्त लेटर नहीं लिखा तो कॉन्ट्रैक्टर को मौका मिल जाएगा कि वो इस बात को प्ले कर सकता है कि भाई हमें तो इंटीमेशन नहीं दी गई। सही है, क्योंकि क्या होता है कि बाज़ औक़ात आप जो है वो डिस्प्यूट में चले जाते हैं, तो डिस्प्यूट में जाने के बाद फिर अंदाज़ा होता है कि यार अगर बर वक्त पेपर वर्क कर लिया होता ना तो इतना नुकसान ना होता। तो कंसल्टेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और ये जिम्मेदारी उसे अच्छे तरीके से निभाना आना चाहिए। फिर डेली साइट रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट। ये तो भले आप किसी भी रोल के अंदर हो, आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ हो, आप कंसल्टेंट के साथ हो, आप क्लाइंट के साथ हो, आपने जो साइट रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स है ना, इनको बड़ा हिफाजत से रखना है। तो साइट रिपोर्ट में क्या होता है, एक साइट डायरी होती है, डेली लॉग बुक होती है, जिसके अंदर आप मेंशन करते हैं कि भाई आज जो है वो क्या कौन कौन से लेटर रिसीव हुए हैं हमें। सही है, क्या क्या मटेरियल रिसीव हुआ है हमें, और उसके अलावा जो है वो क्लाइंट की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। दूसरा, आपने लेबर एंड इक्विपमेंट डिप्लॉयड, यानी लेबर आज कितनी थी, इक्विपमेंट आज कितना था। फिर डिलीवरीज एंड साइट विजिटर्स, जो है वो कौन कौन से लोगों ने आकर साइट विजिट किया है। सही है, और क्या क्या चीज़ें आज मटेरियल के तौर पर डिलीवर की गई हैं। फिर वर्क प्रोग्रेस एंड वेदर कंडीशंस, एक DPR बनती है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, एक जो है वो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनती है, आपने वो बर वक्त सबमिट करवानी है। फिर इंसिडेंट, एक्सीडेंट और अनसेफ एक्ट, अगर आपको कोई लगता है कि कोई काम अनसेफ हो रहा है या इंसिडेंट हो गया या एक्सीडेंट हो गया है, तो आपने बर वक्त एम्प्लॉयर को इंटीमेट करना है कि भाई ये हादसा रोनुमा हो गया, आप इसको जो है वो इसको कोई लुक आफ्टर करें इसको। फिर बेसिस फॉर प्रोग्रेस रिव्यू एंड फ्यूचर क्लेम्स। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये बेसिकली आपको आगे जाके फिर अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है या कोई वेरिएशन आ जाता है या कोई क्लेम आ जाता है तो उसमें काम आते हैं। सही है, तो अगर आपके पास सॉलिड जो है वो एक पेपर वर्क होगा तो आपके लिए ये तमाम वेरिएशंस को अप्रूवल कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। और अगर आप कंसल्टेंट की साइड पे और आपने बच्चे से पेपर वर्क किया हुआ है तो आप कॉन्ट्रैक्टर के क्लेम को ख़त्म भी करवा सकते हैं।
कि भाई देखो हमने तो ये पहले आपको इंटीमेट कर दिया था, आपने इसके ऊपर अमल नहीं किया तो ये आपकी गलती थी। सही है, तो ये अगर आपके पास अच्छा से पेपर वर्क मौजूद है तो आप एक बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और फिर जो है ना, चूँकि आप कंपनी, और याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी चीज़ है कि अगर इसमें आपने, अगर आपकी गलती हो गई ना, तो नुकसान सीधा पैसों की बुनियाद पे होता है, और अगर आपने कोई अच्छा काम किया ना तो उसका फ़ायदा ही पैसों की सूरत में होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छी पोजीशन है, अगर अच्छे से निभाएगा तो जो कंपनी को मुनाफा पहुंचाता है उसको फ़ायदा भी ज़्यादा पहुंचता है। साइड इंस्ट्रक्शंस किस तरह की होती हैं? एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि इंजीनियर और कंसल्टेंट खासतौर पे आरएफआई के अंदर लिख के भेज देता है, आपको जो है वो रिक्वेस्ट जमा करवाते हैं और उसके ऊपर इंजीनियर अपने कमेंट डाल के भेज देता है कि इस चीज़ को जो है वो इस फला वजह से मैं इसको जो है वो रिजेक्ट करता हूँ, इसको आप दोबारा से सही करें, या वो किसी कंडीशनल अप्रूवल दे देता है। दूसरा, कैन इंक्लूड माइनर चेंजेस, क्लैरिफिकेशन और करेक्टिव मेजर्स। फिर मस्ट बी इन राइटिंग, ईमेल, लेटर, मेमो एक्सेट्रा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस लेंगे वो हमेशा रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आया तो लोग आपकी ज़बानी कलामी पे यकीन नहीं करेंगे, वो आपसे रिटन फॉर्म में चीज़ मांगेंगे। तो जो भी चीज़ करें उसको रिटन फॉर्म में लेके आएँ। कॉन्ट्रैक्टर मस्ट मेंटेन लॉग एंड कंप्लाई अकॉर्डिंगली। कॉन्ट्रैक्टर ने जो है वो एक लॉग ज़रूर मेंटेन करना है, और जो कंप्लाइंसेज हैं उसको ज़रूर रखना है, भले वो एनवायरमेंटल हों, परफॉर्मेंस हों, या जो है वो दीगर कोई कंप्लाइंसेज हों, उसको मॉनिटर करना है। और फिर उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी रखना है कि भाई देखें ये हमने जो है वो कंप्लाइंसेस की हैं और ये हमारे पास पूरा एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है इसका। फिर डिले इन इम्प्लीमेंटेशन में लीड टू कंप्लायंस नोटिस। मिसाल के तौर पर अगर आपको जो है वो कंसल्टेंट कोई नोटिस जारी कर देता है कि भाई आपने फ़लाँ काम को अप टू द क्वालिटी मार्क नहीं किया, इसको आप दोबारा से करें, और कॉन्ट्रैक्टर उसको परफॉर्म नहीं करता, तो फिर आगे क्या मसले खड़े हो जाएंगे, फिर परफॉर्मेंस बॉन्ड की इंकैशमेंट में बात आ जाएगी, फिर प्रोजेक्ट डिले होने लग जाएगा, फिर जो है वो एलडीज पे बात आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अच्छा ये है कि जैसे ही आपके पास जो है वो कोई भी इंस्ट्रक्शंस आए, आप फ़ौरन से उसको रेक्टिफाई कर दें और इंजीनियर को सेटिस्फाई कर दें, ताकि वो मामला आगे बढ़े ही नहीं। ये भी कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसने जैसे ही इंस्ट्रक्शंस आए उसका फॉलो अप ज़रूर लेना है कि क्या उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। जो सबमिटल्स एंड अप्रूवल हैं, जैसे सबमिटल में क्या क्या इंक्लूड होता है, शॉप ड्राइंग्स होती हैं, मटेरियल अप्रूवल होता है, वर्क मेथड स्टेटमेंट्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, वर्क, मैन पावर एंड प्रोक्योरमेंट। सही है, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिटल्स का पार्ट होते हैं। खास तौर पे जब आप जो है वो टेक्निकल सबमिटल जमा करवाते हैं, जैसे आप कोई मटेरियल का अप्रूवल करवाने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको शॉप ड्राइंग साथ में देनी पड़ती है, आपको जो है वो एक टेक्निकल रिपोर्ट साथ देनी पड़ती है, फिर आप स्पेसिफिकेशंस की रिपोर्ट साथ देते हैं। सही है, तो ये पूरा एक बाइंडर बन के जो है वो एम्प्लॉयर के पास या कंसल्टेंट के पास सबमिट होने के लिए जाता है। सही है, वर्क मेथड्स कि भाई ये कितने दिन में मैं ये काम करूँगा, इसके किस तरीके से काम किया जाएगा, ये भी इसके अंदर मेंशन होता है। फिर ये कितने अरसे में काम किया जाएगा, वो शेड्यूल की सूरत में होता है, मैं कितनी मैन पावर डिप्लॉय करूँगा। सही है, तो ये पूरा एक बाइंडर होता है जो आपने जो है वो सबमिटल्स की सूरत में देना होता है। तो मस्ट बी सबमिटेड इन एडवांस एंड अप्रूव बिफोर यूज़। आम तौर पर इसकी प्रैक्टिस क्या होती है कि जैसे ही आपको प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया ना, सबसे पहले आप बीओक्यू गए और आपने वो तमाम मोटे 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 आइटम निकाल लिए। सही है, फिर उनकी लिस्ट बना ली और फिर आपने चेक किया कि अप्रूव मैन्युफैक्चर लिस्ट में कौन कौन से लोग हैं इसके अंदर। आपने फ़ौरन से उन तमाम लोगों को जो है वो कॉन्टैक्ट किया, उनसे कहा कि भाई आप अपने अपने टेक्निकल सबमिटल हमें जमा करवा दें, ताकि एटलीस्ट हम इसकी पहले से अप्रूवल करा लें, निगोसिएशन बाद में कर लेंगे आपसे। सही है, तो जितने भी अप्रूव मैन्युफैक्चर लिस्ट हैं उनकी फ़ौरन से आप जमा करवा दें, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने जाना उन्हीं के पास ही है। तो जैसे ही वो काम करीब आएगा तो आप उनसे निगोसिएशन कर सकते हैं, लेकिन आप जो टेक्निकल अप्रूवल पहले से करा देंगे तो आपका वो कितना टाइम बच जाएगा कि जो है वो ऑलरेडी आपका जो वेंडर है वो अप्रूव्ड है कंसल्टेंट के पास और एम्प्लॉयर के पास। सही है, तो यही इसका बेहतरीन तरीका होता है ताकि आप जो है वो जो टाइम शेड्यूल है उसको कैच कर सकें। लेट और पुअर सबमिशन का डिले द प्रोजेक्ट, वही बात है कि अगर जितना आप देर करते जाएंगे और आप समझेंगे कि नहीं एंड में जाकर जमा करवाऊंगा, बस फिर तो गाड़ी निकल जाएगी, फिर तो आपके प्रोजेक्ट की गाड़ी कभी भी जो है वो आप कैच नहीं कर सकते। और मैंने ऐसा प्रैक्टिकली भी होते देखा है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इसकी सही तरह प्लानिंग नहीं करते और अल्टीमेटली इसी की बुनियाद के ऊपर उनके ऊपर पेनल्टीज भी लग जाती हैं। वेरिएशन मैनेजमेंट, अब आपका डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट किस तरह का है। अगर प्रोजेक्ट यूनिट रेट पे है तो इसका मतलब है कि मेजरमेंट के दौरान कोई ना कोई वो आ सकती है, डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि उसमें बी ओ क्यू जो है प्रेसिडेंस में ऊपर होता है। अगर लम सम है तो ड्राइंग ऊपर होगी या स्पेसिफिकेशंस ऊपर होंगी। अगर ड्राइंग, क्योंकि आपने एज पर ड्राइंग पूरा जो है वो कोड एक फिक्स्ड अमाउंट कोड दिया होता है, तो अगर ड्राइंग के अंदर कोई डिफरेंस आ गया तो वो एक वेरिएशन बन जाती है। तो वेरिएशन, एनी चेंज टू स्कोप, क्वांटिटी और स्पेसिफिकेशंस, एक वेरिएशन है। मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड इन राइटिंग, कॉन्ट्रैक्टर इंटाइटल टू टाइम और कॉस्ट एडजस्टमेंट इफ जस्टिफाइड। वेरिएशन लॉग मस्ट बी मेंटेन, प्रिवेंट डिस्प्यूट ड्यूरिंग फाइनल अकाउंट स्टेज। ये तमाम कंडीशंस ज़रूर फुलफिल करनी है।
और इसके लिए भी जो कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है वही जिम्मेदार होता है कि उसने उसको वेरिएशन को कैसे लेके चलना है। अगर उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन मौजूद है, सही है, तो फिर तो वो क्लेम अच्छे से आगे प्रोड्यूस कर सकता है और उसको पे भी हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहीं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में कहीं रह गया और क्लाइंट ने जो है वो इसको इशू बना के रख दिया कि नहीं भाई आपके पास इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपका वेरिएशन कभी भी पास नहीं हो सकता, और फिर वो भी डिस्प्यूट में चला जाता है, फिर वो भाई बंदी में भी चला जाता है, सही है, तो फिर इससे आपकी रेपुटेशन ख़राब हो रही होती है। तो एज अ कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर रिकॉर्ड हर चीज़ से रखा हुआ है, तब आपकी हर जगह शाबाशी होगी, नहीं तो फिर आप ही बदनाम होंगे और कुछ नहीं। Communication and documentation. Clear and traceable communication is critical. Use of standard format for RFI's request for information, NCR's non-conformance report, MOM's minute of the meeting. Document control is a contractual requirement. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि लोग समझते हैं कि शायद ये हमारे सीनियर हैं या हम इनको अच्छे से जानते हैं, तो वो क्या होते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तक चले जाते हैं कि यार वो उन्होंने बोल दिया है ये काम कर दो तो ये काम कर दो, बाद में जब वो काम हो जाता है तो वो साहब वो कर जाते हैं, सही है, तो क्या होता है आप ही की बदनामी है। बेहतर यह है कि भाई प्रोजेक्ट पे जब आप मौजूद हैं तो आपका भाई भी काम कर रहा है, तो आपने उससे हर चीज़ रिटर्न फॉर्म में लेनी है। आपने क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर अल्टीमेटली जब आप किसी डिस्प्यूट के अंदर या किसी भी मसले के अंदर जाएंगे तो लोग आपसे मांगेंगे लिखा पढ़त कि लिखाई में क्या है तुम्हारे पास, और लिखाई में अगर आपके पास सही तरह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद नहीं है, बस फिर आप उसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। सही है, तो भरोसे की बुनियाद पर प्रोजेक्ट नहीं चलाना, प्रॉपर कम्युनिकेशन टूल इस्तेमाल करने हैं, ईमेल्स इस्तेमाल करनी है, फॉर्म्स इस्तेमाल करने हैं, सही है, उसके अलावा जो है वो अगर मेमोज है तो मेमोज इस्तेमाल करने हैं, अगर कोई मीटिंग हुई है तो हर मीटिंग का मिनट्स ऑफ द मीटिंग आपने रिकॉर्ड करना है कि उसके अंदर क्या बोलते हो, बाद में उसको तमाम पार्टियां सर्कुलेट करना है ताकि जिसके जो ऑब्जेक्शन है वो उसके इनकॉर्पोरेट हो, फाइनल कॉपी सबके पास जाए, ताकि सबको पता हो कि मिनट्स के अंदर हमने क्या जो है वो एग्रीड किया था, ताकि हर किसी को अपनी टाइम लाइन्स का भी अंदाजा हो कि अगर उसकी वजह से कहीं डिले हो रहा है तो वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग, चूंकि आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद, तो कल को आप उसे इस बात की इंटीमेशन दे सकते हैं कि भाई देखो तुमने तो फला मीटिंग में ये हमसे वादा किया था और अभी तक इसको तुमने फुलफिल नहीं किया, सही है, तो ये आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपने साथ रखना है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट भी है। हर कॉन्ट्रैक्ट में इसको बारे में लिखा होता है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पूरा है तब आप कोई क्लेम या वेरिएशन डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप ये रन नहीं कर सकेंगे, आप कोई भी क्लेम और वेरिएशन क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। हर डॉक्यूमेंट कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन जब डिस्प्यूट आता है ना तो वही सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट बन के आपके सामने आता है। कॉमन जो साइड इश्यूज होते हैं, डिलेड अप्रूवल्स, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क और रीवर्क, सब कॉन्ट्रैक्टर कोऑर्डिनेशन फेलियर्स, मटेरियल शॉर्टेज और लेट डिलीवरीज, अनऑथराइज वर्क और स्कोप क्रीप। डिले अप्रूवल क्या है, मिसाल के तौर पर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बहुत सारे सबमिटल जमा करवा देते हैं, अब क्लाइंट ने जो है वो अप्रूव मैन्युफैक्चर लिस्ट अप्रूव करवा दी है, सही है, लेकिन उसके बाद वो टेक्निकल पर्सन ही नहीं है कि वो इसको अप्रूव कैसे करेगा, और मैंने ऐसा होते देखा है। मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था जिसमें क्लाइंट ने जो है वो बहुत सारे इंपोर्टेड अप्रूव मैन्युफैक्चर लिस्ट डाल दी उसके अंदर, और जब जो है वो कंसल्टेंट के पास उसके सारे सबमिटल जमा हुए तो कंसल्टेंट पागल हो गया कि वो इसको अप्रूवल किस तरह करे, उसके पास तो इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज ही नहीं है, सही है, और फिर क्या हुआ अप्रूवल के चक्कर में और प्रोजेक्ट जो 6 महीने मुकम्मल होना था वो 1 साल तक निकल के आ गए। फिर क्या होता है पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क और रीवर्क, यानी कॉन्ट्रैक्टर आपने कोई ऐसा असाइन कर लिया है जो अच्छा टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं था, उसके काम भी कोई इतना अच्छा नहीं था, फिर वो बार बार रीवर्क करना पड़ रहा है जिसकी वजह से बार बार आप जो है वो जो है आपका प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं है, पेमेंट्स नहीं मिलनी सब कॉन्ट्रैक्टर को। आमतौर पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये क्लॉज मौजूद होती है कि भाई कॉन्ट्रैक्टर इस बात को इंश्योर करेगा कि वो सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट ऑन टाइम दे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट ही नहीं मिल रही तो वो सब कॉन्ट्रैक्टर को पे नहीं कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन खत्म हो रही है और अल्टीमेटली सब कॉन्ट्रैक्टर अपना सामान लेट के वापस चला जाता है, जिससे अल्टीमेटली प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। दूसरा मटेरियल शॉर्टेज और लेट डिलीवरीज होती हैं। बाज़ क्या होता है कि कोई भी हादसा पेश आ गया, मुल्क के अंदर कोई ऐसे हालात पैदा हो गए, इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो गई कि मटेरियल की शॉर्टेज हो गई और लेट डिलीवरीज आ गई, सही है, तो उस सूरत में फिर आपका काम फिर डिले होना स्टार्ट हो जाता है। फिर अनऑथराइज वर्क या स्कोप क्रीप का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर शुरू में जब आप लंप सम प्रोजेक्ट करते हैं, यूनिट रेट प्रोजेक्ट करते हैं, तो आपने स्कोप क्लियर किया होता है कि भाई ये बिल्डिंग बनानी है, बाद में आपको ख्याल आया कि यार इस बिल्डिंग के साथ ना मैं कुछ और नया स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ, तो वो स्कोप क्रीप कहलाता है, क्योंकि आप नया काम करवाना है, यार ये पूरा वेरिएशन बन जाता है, सही है। अब इसमें भी फर्दर एक डिस्कशन है कि भाई वेरिएशन को फिर आप किस तरह एंटरटेन करेंगे। बाज़ अगर क्लाइंट कहते हैं कि जी जो पुराने रेट्स हैं आप उसी को इस्तेमाल करके इसको वेरिएशन एक्सेप्ट कर लें, बाज़ जबकि कॉन्ट्रेक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर बाउंड नहीं होता,
उसको जितना स्कोप मिला है वो उतना ही काम करेगा, उससे एडिशनल जब भी काम करने का उसके लिए उसको नए रेट भरने हैं। सही है। तो लेकिन बहरहाल ये इस तरह होता है और वो अनऑथराइज वर्क भी होता है। तो ये सब चीज़ें मिलकर जो है वो साइट में इश्यूज क्रिएट करते हैं, बाद को इस पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं और पूरे पूरे प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? सबसे पहले तो ये कि होल्ड रेगुलर कोऑर्डिनेशन मीटिंग, हर बाई वीकली जो है वो हर 14 दिन बाद जो है वो एक पूरी मीटिंग कंडक्ट की जाए, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को याद दिलाया जाए कि भाई आपके क्या क्या जिम्मेदारी हैं, कहाँ डिलेज आ रहे हैं, कहाँ मसले फंसे हुए हैं। सही है, ताकि तमाम पार्टीज़ को पता हो कि भाई वो उनकी जिम्मेदारी क्या क्या बनती है, और उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग होना ज़रूरी है, ताकि हर पार्टीज़ को आप इंटीमेट करें कि भाई आपकी ये जिम्मेदारी जो आपने फुलफिल करनी है। कीप डॉक्यूमेंट अपडेटेड, हर डॉक्यूमेंट को जो है वो आपने अपडेट करना है कि उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा और उसकी वेरिएशन आनी तो वो वेरिएशंस भी आपने रिकॉर्ड करनी है। हर लेटर का, हर डॉक्यूमेंट का एक अपना एक सीक्वेंस, एक यूनिक नंबर होगा, वो आपने अलॉट करना है ताकि कंप्यूटर के अंदर आपके पास उसका रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन रहे। दूसरा, इंगेज स्टेक होल्डर्स एक्टिवली, हर स्टेक होल्डर को जो है वो एक्टिवली जो है वो आपने उनके पास जाना है, उनको उनको एहसास दिलाना है कि भाई ये प्रोजेक्ट हमने मिलकर ही ख़त्म करना है, ये लड़ाई झगड़े से ख़त्म नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की ये भी जिम्मेदारी होती है कि उसने तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलना होता है, क्योंकि कहीं भी अगर कोई भी पार्टी अगर विफर गई ना और कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ गया और ट्रस्ट का इशू क्रिएट हो गया, फिर प्रोजेक्ट आपका कभी मुकम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि वो फिर एक दूसरे से लड़ झड़ के जो है वो काम निकाल रहे होते हैं। दूसरा, प्लान रिसोर्सेज अहेड, लेबर, इक्विपमेंट, मटेरियल, आपने पहले से देखना है कि भाई आने वाले जो ख़ास तौर पे जो प्लानिंग इंजीनियर होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनको पता हो कि भाई आने वाली एक्टिविटी क्या है, तो उसके लिए मुझे लेबर कहाँ से लानी है, उसके अलावा जो है मुझे मैन आवर्स इस पर कितने लगने चाहिए। सही है, उस पर इक्विपमेंट कितना लगेगा, तो आपने पहले से शेड्यूल किया होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि फिर आप उसकी अप्रूवल भी लेते हैं, खासतौर पर अगर आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं कि जहाँ ये सब चीज़ें बहुत डिले से मिलती हैं, बहुत दूर से मिलती हैं, तो आपके पास एक अगर अच्छा सा प्लान होगा तो आप पहले से उनको अरेंज कर सकते हैं। दूसरा, ट्रैक करें प्रोग्रेस को कि भाई जो है वो रोज़ाना बेस लाइन के मुकाबले में आपका इस वक्त करंट एक्चुअल जो है वो प्रोजेक्ट कहाँ खड़ा हुआ है, ताकि अगर वो कहीं डिले हो रहा है तो आप उसको जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको कैचअप करके जो है वो आप प्रोजेक्ट को कैच कर सकते हैं। एक केस एग्जांपल, एक कमर्शियल मॉल कहीं कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर डिलेड ड्यू टू द लेट अप्रूवल ऑफ एचवैक शॉप ड्राइंग्स, कॉन्ट्रैक्टर को एचवैक की शॉप ड्राइंग जमा करवाता है और कंसल्टेंट के पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं होती, जिस वजह से प्रोजेक्ट लेट हो जाता है। सही है, तो ऐसे में क्या होता है कि क्लाइंट मजबूर हो जाता है, क्योंकि बहरहाल इंजीनियर तो उसने हायर किया होता है, इंजीनियर में टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो ऐसे में उसको एक्सटेंशन ग्रांट करनी पड़ती है कॉन्ट्रैक्टर को विदाउट एनी कॉस्ट पेनल्टी। सही है, तो लेसन क्या है कि टाइमली सबमिटल एंड अप्रूवल आर क्रिटिकल टू अवॉइड डिलेज, कि एक तो ये कि जब भी आप, एक तो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी ये है कि वो टाइमली सबमिटल जमा करवाए, और दूसरी जो कंसल्टेंट की जिम्मेदारी ये है कि भाई अगर टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है तो वो पहले से ही क्लाइंट को बता दे कि भाई मेरे पास क्या एक्सपर्टीज़ नहीं है, इसके लिए आपको कोई तीसरा बंदा ला बिठाना पड़ेगा ताकि आपका ये चीज़ें पहले से अप्रूवल हो जाएँ। सही है, तो ये सब चीज़ें जब शुरू से प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड रहती हैं तो आपका प्रोजेक्ट सही से कंटिन्यू रहता है और वो आगे चलता भी है। एक क्विक एक्टिविटी है, डिस्कशन है कि व्हाट शुड अ कॉन्ट्रैक्टर डू इफ़ दे रिसीव वर्बल इंस्ट्रक्शन ऑन साइट। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को एज अ वर्बल इंस्ट्रक्शन दे दी कि बेटा कल से जाके फला जगह कंक्रीट कर दो, सही है, और बेटा जाके कल को कंक्रीट कर देता है, और फिर मालिक आके पूछता है कि तुम्हें तुम्हें किसने बोला कि ये करो, और तुमने कहा कि वो तो इंजीनियर ने बोला, तो इंजीनियर कल को मुकर जाएगा, मैंने तो ये बोला ही नहीं, फिर आप क्या करोगे। सही है, तो ये केस स्टडी दिमाग में रखनी है आपने कि बेटा भाई बंदी, बाप बंदी, ये सब कोई प्रोजेक्ट में नहीं चलती। आपको जो चीज़ करना है वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। आप रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन लेके जाओगे, इंजीनियर उसको अप्रूव करेगा, उस पर लिया वो लिखेगा हाँ इसको कर लो, तो फिर आप करेंगे, अगर वो कहेगा नहीं तो फिर ये नहीं होगा। दूसरा, नेम 3 रिकॉर्ड्स अ कॉन्ट्रैक्टर मस्ट मेंटेन डेली। कौन से 3 रिकॉर्ड्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन करने हैं, जिसमें लॉग्स हो गए, जैसे मिनट्स ऑफ द मीटिंग हो गए। सही है, उसके अलावा जो है मटेरियल सबमिटल्स फॉर्म्स हो गए, उसके अलावा जो है मटेरियल डिलीवरी हो गई। सही है, ये सब चीज़ें उसने मेंटेन रखनी है। बट वाई इज़ वेरिएशन कंट्रोल इज़ इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसको आपने कमेंट सेक्शन में, इन तीनों सवालों को आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, खासतौर वेरिएशन के लिए, क्योंकि वेरिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जिस कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को वेरिएशन कंट्रोल करना नहीं आता ना, बस फिर वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे बताया ना कि भाई आपकी पोजीशन जो है वो कंपनी का प्रॉफिट लॉस डिफाइन कर सकती है। समरी है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर अ प्रॉपर डिलीवरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस, बोथ इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर प्ले की रोल्स ऑन साइट, records instructions and document form the basis of the control and claims, effective site management ensures timely and quality execution। ये तमाम चीज़ें हमने आज सीखी हैं। अगर आप अच्छे कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट की थॉर अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है।
फिर आप ये चेक करें कि उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रायर टू अवार्ड ज़रूरी हैं और फिर पोस्ट अवार्ड ज़रूरी हैं। फिर आपने उसकी रिकॉर्ड रखना है कि भाई ये कब कब एक्सपायर होगा, मुझे कब से क्लाइंट को इंटीमेट करना है। सही है, आपने पेमेंट कैसे लेनी है, आपने जो है वो इनकेस अगर डिस्प्यूट आ गया तो आपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किस तरह जाना है, क्लेम आ रहा है तो क्लेम को कैसे प्रोसेस करना है, वेरिएशन आ रहा है वेरिएशन को कैसे प्रोसेस करना है, इनके सस्पेंशन की अगर मसला आ गया तो सस्पेंशन कैसे करनी है, नोटिस किस तरह जारी करने हैं। सही है, इंजीनियर को किस तरह से जो है वो कंट्रोल करना है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन जब आप एक दफ़ा किसी एक प्रोजेक्ट को कर लेंगे तो फिर आपके लिए आने वाले प्रोजेक्ट में फिर वो काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट वीक में हम जो है वो अब कंस्ट्रक्शन क्लेम्स और डिस्प्यूट के बारे में करेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंजीनियर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट रहता है कि भाई क्लेम्स और डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व किए जाते हैं। तो हम वो इसको डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट है सबमिट सैम्पल फॉर्मेट ऑफ साइट डायरी RFI एंड वेरिएशन लॉग। दूसरा जो है वो एक रीडिंग है फिडिक का सब क्लॉज 3.0113 फॉर वेरिएशन एंड इंस्ट्रक्शंस। इनको आप स्टडी कर लें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने क्या इससे सीखा, फिर हम उसको फर्दर भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।